India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं रविंद्र सिंह। कोर्ट्स राउंडअप में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे में हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। राजद्रोह पर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में किया हलफनामा दाखिल। कहा, देशद्रोह कानून के प्रावधानों की फिर से जांच और पुनर्विचार करेंगे। जांच से पहले देशद्रोह का मामला नहीं उठाने की अपील। जहांगीरपुरी अतिक्रमण हटाने के मामले में उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने सुप्रीम कोर्ट में किया जवाब दाखिल। कहा, किसी समुदाय को लक्षित करना मकसद नहीं। कोर्ट ने कहा, राजनीतिक दल मुद्दा क्यों बना रहे हैं, याचिकाकर्ता हाईकोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में दो नए न्यायाधीश जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस जमशेद पारदीवाला ने ली शपथ। 30 महीने बाद 34 जजों की पूरी क्षमता के साथ काम करेगी शीर्ष अदालत। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 4 आरोपियों को जमानत से किया इनकार। नेताओं को गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देना चाहिए। India Legal presents Courts Roundup. तो कोर्ट्स राउंडअप में बढ़ते हैं आगे। गुवाहाटी की बात करते हैं। गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सुधांशु धूलिया और गुजरात हाईकोर्ट के जज जमशेद बी पारदीवाला को सीजेआई रमन्ना ने बतौर सुप्रीम कोर्ट जज नियुक्त किया है। 2 जजों के जुड़ने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 34 हो गई। केंद्र ने शनिवार को गुवाहाटी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुधांशु धूलिया और गुजरात हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस जमशेद बुरजोर पारदीवाला को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की अधिसूचना जारी की थी। Swear in the name of God. जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस जमशेद बी पारदीवाला ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। उन्हें प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने शपथ दिलाई। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की कुल संख्या नवंबर 2019 के बाद स्वीकृत पदों के बराबर यानी 34 हो गई। I, Sudhanshu Dhulia, having been appointed a judge of the Supreme Court of India, having been appointed a judge of the Supreme Court of India, do swear in the name of God do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established. I, Jamshed Burjor Pardiwala, having been appointed a judge of the Supreme Court of India, having been appointed a judge of the Supreme Court of India, do swear in the name of God do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established. सुप्रीम कोर्ट में 34 जजों की सुखद स्थिति महज 2 दिन यानी 10 मई तक ही रहेगी, क्योंकि 10 मई को जस्टिस विनीत शरण सेवानिवृत्त हो रहे हैं। नवंबर 2019 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की कुल संख्या स्वीकृत पदों के बराबर यानी 34 हो गई। हालांकि 10 मई को जस्टिस शरण के सेवानिवृत्त होने के बाद ये संख्या घटकर 33 रह जाएगी। इसके अलावा गर्मी की छुट्टी के दौरान 7 जून को जस्टिस एल नागेश्वर राव भी सेवानिवृत्त होंगे। वहीं जस्टिस एएम खानविलकर 29 जुलाई, चीफ जस्टिस रमन्ना 26 अगस्त को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। सेवानिवृत्त से पहले सीजेआई रमन्ना के कार्यकाल के दौरान सुप्रीम कोर्ट में 3 और रिक्तियां हो जाएंगी। यही नहीं, जस्टिस इंदिरा बनर्जी इसी वर्ष 23 सितंबर और जस्टिस यूयू ललित 8 नवंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इस वर्ष के अंत तक सुप्रीम कोर्ट के 6 और जज सेवानिवृत्त होंगे।
जस्टिस धूलिया उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के दूरस्थ गांव मदनपुर के रहने वाले हैं। जस्टिस धूलिया का जन्म 10 अगस्त 1960 को हुआ। जस्टिस धूलिया की प्रारंभिक शिक्षा देहरादून और प्रयागराज में हुई। उन्होंने स्नातक और कानून की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से की। 1986 में इलाहाबाद हाईकोर्ट के बार में शामिल हुए और 2000 में उत्तराखंड के गठन के बाद गृह राज्य चले गए। उन्हें 2004 में एक वरिष्ठ वकील के रूप में नामित किया गया था। नवंबर 2008 में पदोन्नत होकर उत्तराखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश बने। बाद में असम, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे। 12 अगस्त 1965 को मुंबई में जन्मे जस्टिस पारदीवाला की स्कूली शिक्षा गृहनगर वलसाड के सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल से हुई। उन्होंने जेपी आर्ट्स कॉलेज वलसाड से स्नातक किया। वर्ष 1988 में के.एम. मुलजी लॉ कॉलेज वलसाड से कानून की डिग्री हासिल की। वह वकीलों के परिवार में चौथी पीढ़ी के कानूनी पेशेवर हैं। उनके पिता स्वर्गीय बुरजोर कावास जी पारदीवाला ने वलसाड और नवसारी जिलों में 52 वर्षों तक वकालत की। वह कुछ समय के लिए गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे। जस्टिस पारदीवाला ने वर्ष 1990 में गुजरात हाईकोर्ट से वकालत की शुरुआत की। जस्टिस पारदीवाला 2027 में जस्टिस बीवी नागरत्ना के बाद चीफ जस्टिस भी बनेंगे। 5 मई को चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना की अध्यक्षता वाली कॉलेजियम ने केंद्र को दोनों जजों के नाम की सिफारिश की थी। ब्यूरो रिपोर्ट। दिल्ली के जहांगीरपुरी में उत्तरी दिल्ली नगर निगम के अतिक्रमण पर बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान निगम ने कहा कि कार्रवाई के जरिए किसी समुदाय को लक्षित करना मकसद नहीं था। कोई घर या दुकान नहीं तोड़ी गई। याचिका सरासर गलत है। वहीं कोर्ट ने कहा कि राजनीतिक दल इसे मुद्दा क्यों बना रहे हैं। मामले को हाईकोर्ट के सामने रखा जाए। बीजेपी के नियंत्रण वाले उत्तरी दिल्ली नगरीय निकाय ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया। हलफनामा में कहा गया कि दिल्ली के जहांगीरपुरी एरिया में 20 अप्रैल को अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान कोई घर नहीं गिराया गया और इस दौरान किसी समुदाय को टारगेट नहीं किया गया। जहांगीरपुरी में कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिकाओं के जवाब में अपना पक्ष रखते हुए उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने इन आरोपों को सरासर झूठ करार दिया और याचिकाकर्ताओं पर कार्रवाई की मांग की। शाहीन बाग अतिक्रमण हटाने के मामले पर सीपीआई की याचिका दाखिल करने पर जस्टिस नागेश्वर राव ने सवाल उठाते हुए कहा, राजनीतिक पार्टियों का ऐसे मामलों में याचिका दाखिल करने का क्या मतलब है। कोर्ट ने कहा कि पीड़ित को आना चाहिए, फिर देखेंगे। याचिकाकर्ता वकील ने कहा कि जहांगीरपुरी में हमने इसलिए हस्तक्षेप किया क्योंकि वहां स्ट्रक्चर थे, यहाँ शाहीन बाग में हॉकर हैं। कोर्ट ने कहा कि प्रभावित पक्ष आए, यहाँ राजनीति पार्टी नहीं आए। सुप्रीम कोर्ट को राजनीति का मंच न बनाए। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कहा कि आप हाई कोर्ट जाएं, आप वहां अपनी बात रखें। गौरतलब है कि इस मामले में याचिकाकर्ता मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमा ए हिंद और माकपा नेता वृंदा करात हैं। दावा किया गया था कि यथास्थिति बनाए रखने के कोर्ट के आदेश के बाद सार्वजनिक सड़कों से हटाए गए लोगों ने वापस आकर फुटपाथ पर कब्जा कर लिया है। इसके अलावा निगम ने स्पष्ट किया कि ड्राइव के दौरान कचरे के बोरे, सार्वजनिक भूमि पर अनधिकृत प्रक्षेपण, घरों की सीमा से परे अनधिकृत अस्थायी संरचनाएं और दुकानों को हटा दिया गया था। कहा गया कि इसके लिए दिल्ली नगर निगम अधिनियम के प्रावधानों के तहत किसी नोटिस की जरूरत नहीं है। इस आलोक में ये प्रस्तुत किया गया था कि याचिकाकर्ता ने इस मुद्दे को सनसनीखेज बनाने के लिए जानबूझकर जानकारी को दबाया था। एनडीएमसी ने यह भी कहा कि सार्वजनिक सड़क, अनधिकृत अस्थायी संरचनाओं और दुकानों पर केवल अनुमान हटा दिए गए थे। इसके अलावा ये समझाया गया था कि जब तक अदालत का स्थगन आदेश नहीं दिखाया जाता है तब तक ऐसे अभियान जारी रहेंगे, क्योंकि प्रभावित पक्ष गलत तरीके से ये तर्क देकर अधिकारियों को गुमराह करते हैं कि स्थगन है। अदालत को ये भी बताया गया कि एनडीएमसी के कानूनी सलाहकार को यथास्थिति के आदेश को सत्यापित करने के लिए कहा गया था और एक बार ऐसा करने के बाद अभियान बंद हो गया। एनडीएमसी ने यह भी स्पष्ट किया कि अभियान दोपहर 12 बजे समाप्त हुआ, लेकिन कुछ समय के लिए सड़क पर मलबा हटाया जा रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन।
केंद्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में यह कहा गया है कि राजद्रोह कानून पर फिर से विचार किया जाएगा, इसकी फिर से जांच की जाएगी। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में देश की संप्रभुता की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए कहा है कि धारा 124A के प्रावधानों की फिर से जांच की जाएगी। केंद्र ने कहा कि पीएम मोदी ने राजद्रोह कानून के दुरुपयोग पर चिंता जाहिर की है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से राजद्रोह कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फिलहाल विचार नहीं करने और केंद्र द्वारा पुनर्विचार की कवायद का इंतजार करने के लिए कहा है। एक महत्वपूर्ण विकास में केंद्र सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसने भारतीय दंड संहिता की धारा 124A की फिर से जांच करने और पुनर्विचार करने का फैसला किया है, जो देशद्रोह के अपराध को अपराध बनाती है। शीर्ष अदालत के समक्ष दायर एक हलफनामे में सरकार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस समय औपनिवेशिक बोझ को दूर करने के दृष्टिकोण के अनुरूप, जब देश अपनी आजादी के 75वें वर्ष को चिन्हित कर रहा है, सरकार ने विभिन्न औपनिवेशक कानूनों पर पुनर्विचार करने का निर्णय लिया है। हलफनामे में कहा गया है कि भारत सरकार देशद्रोह के विषय पर व्यक्त किए जा रहे विभिन्न विचारों से पूर्णतः अवगत है और इस महान राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखने और उसकी रक्षा के लिए प्रतिबद्ध होने के साथ ही नागरिक स्वतंत्रता और मानवाधिकारों की चिंताओं पर विचार करते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 124A के प्रावधानों की पुनः जांच करने का निर्णय लिया है, जो केवल सक्षम अदालत के समक्ष किया जा सकता है। उसी के मद्देनजर इसने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया कि वो धारा 124A की वैधता की जांच करने में अपना समय न लगाए और भारत सरकार द्वारा किए जा रहे पुनर्विचार की कवायद का इंतजार करे। हलफनामा औपनिवेशिक प्रावधान की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली एक बेंच की याचिकाओं के जवाब में दायर किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2021 में इस मामले में नोटिस जारी करते हुए केंद्र सरकार से सवाल किया था कि क्या आजादी के 75 साल बाद कानून की जरूरत थी। कोर्ट ने इस मामले में अटॉर्नी जनरल से भी मदद मांगी थी। कोर्ट फिलहाल इस बात पर विचार कर रहा है कि क्या मामले को 5 या अधिक न्यायाधीशों की संविधान पीठ को भेजा जाना चाहिए। ये केदारनाथ सिंह बनाम बिहार राज्य में शीर्ष अदालत के 1962 के फैसले के मद्देनजर है, जिसमें 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने धारा 124A की वैधता को बरकरार रखा था। शीर्ष अदालत के समक्ष मौजूदा मामले की सुनवाई 3 न्यायाधीशों की खंडपीठ द्वारा की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लखीमपुर खीरी हिंसाकांड के 4 मुख्य आरोपियों को जमानत देने से इनकार करते हुए सोमवार को कहा कि अगर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने किसानों को खदेड़ने वाले, धमकी देने वाला कथित बयान नहीं दिया होता तो लखीमपुर खीरी में हिंसक घटना नहीं हुई होती। जस्टिस दिनेश कुमार सिंह ने कहा, ऊंचे पदों पर बैठे राजनीतिक व्यक्तियों को समाज में इसके नतीजों को देखते हुए एक सभ्य भाषा अपनाते हुए सार्वजनिक बयान देना चाहिए। उन्हें गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देना चाहिए, क्योंकि उन्हें अपनी स्थिति और उच्च पद की गरिमा के अनुरूप आचरण करने की आवश्यकता है। अदालत ने यह भी पाया कि जब क्षेत्र में सीआरपीसी की धारा 144 लागू की गई तो कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन क्यों किया गया और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने वहां कार्यक्रम में मुख्य अतिथि आदि के रूप में शिरकत करने की क्या जरूरत समझी। अदालत ने यह कहते हुए कि सांसदों को कानून का उल्लंघन करने वाले के रूप में नहीं देखा जा सकता। अदालत ने कहा कि इस पर विश्वास नहीं होता कि राज्य के उप मुख्यमंत्री की जानकारी में यह नहीं था कि क्षेत्र में धारा 144 सीआरपीसी के प्रावधानों को लागू किया गया है और कोई भी वहां किसी भी तरह का प्रवेश जो है वो निषिद्ध है। गौरतलब है कि कोर्ट ने अपराध की स्वतंत्रता, निष्पक्ष और वैज्ञानिक जांच करने के लिए विशेष जांच दल के प्रयासों की सराहना की। इसके साथ ही बेंच ने कहा कि आरोप पत्र में आरोपी आवेदक और अपराध के सह अभियुक्त के खिलाफ भारी सबूतों का खुलासा किया गया है, जिसे क्रूर, शैतानी, बर्बर, भ्रष्ट और अमानवीय करार दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सूचना प्रौद्योगिकी यानी मध्यवर्ती दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021, आईटी नियम 2021 और केबल टीवी नेटवर्क संशोधन नियम 2021 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर हाईकोर्ट्स में आगे की कार्रवाई पर रोक लगा दी है।
जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस अभय एस ओका की बेंच ने केंद्र सरकार द्वारा दायर स्थानांतरण याचिकाओं में नोटिस जारी करते हुए उक्त आदेश पारित किए। इस याचिका में हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में याचिकाओं को स्थानांतरित करने की मांग की गई थी। पीठ ने हालांकि कहा कि वो इस समय हाईकोर्ट द्वारा पारित अंतरिम आदेशों में हस्तक्षेप नहीं कर रही है, वो केवल स्थगन आवेदनों पर नोटिस जारी कर रही है। जस्टिस खानविलकर ने लाइव लॉ मीडिया प्राइवेट लिमिटेड का प्रतिनिधित्व कर रही एडवोकेट वृंदा भंडारी के से मौखिक रूप से कहा, हम किसी अंतरिम आदेश को नहीं छू रहे हैं, हम इसे 19 मई 2022 को देखेंगे। बेंच द्वारा पारित आदेश में कहा गया, हम संबंधित मामलों में हाईकोर्ट के समक्ष लंबित आगे की कार्रवाई पर रोक लगाने या आईटी नियमों या केबल टीवी संशोधन नियमों को चुनौती देने वाली सुनवाई की अगली तारीख तक दायर करने का निर्देश देते हैं, जो मामलों के इस सेट में कार्रवाई का विषय है। नोएडा प्राधिकरण के सीईओ रितु महेश्वरी को एक बार फिर झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने रितु महेश्वरी को गैर जमानती वारंट मामले में राहत देने से इनकार कर दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद नोएडा प्राधिकरण के सीईओ रितु महेश्वरी सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए नोएडा प्राधिकरण के सीईओ रितु महेश्वरी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था, जिसके बाद रितु महेश्वरी फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए रितु महेश्वरी को फटकार लगाई और इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को जारी रखते हुए गैर जमानती वारंट रद्द करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर आप हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं करती हैं तो आपको इसका नतीजा झेलना होगा। सुप्रीम कोर्ट में रितु महेश्वरी के वकील ने मामले की जल्द सुनवाई की मांग करते हुए अंतरिम राहत की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप आईएएस अधिकारी हैं, आपको नियमों का पता है। सीजेआई एनवी रमना ने कहा है कि हर दूसरे दिन कुछ अधिकारी गंभीर मामलों में भी निर्देश के लिए कोर्ट आ जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि हर रोज इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेशों का उल्लंघन होता है, ये एक आम दिनचर्या की तरह हो गई है। एक अधिकारी कोर्ट जाता है, ये क्या है? दरअसल पूरा मामला इस प्रकार है कि नोएडा के सेक्टर 82 में प्राधिकरण ने 1989 को और 1990 में अर्जेंसी क्लॉज के तहत भूमि का अधिग्रहण किया था, जिसके खिलाफ जमीन के मालिकाना मनोरमा कच्छल ने इसको चुनौती दी थी। इसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2016 में मनोरमा के पक्ष में फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने अर्जेंसी क्लॉज के तहत प्राधिकरण के द्वारा लिए गए जमीन अधिग्रहण को रद्द कर दिया और प्राधिकरण को आदेश दिया कि याचिकाकर्ता को सर्किल रेट से दुगने दरों में मुआवजा दिया जाए। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेशों के खिलाफ नोएडा प्राधिकरण सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला याचिकाकर्ता के पक्ष में सुनाया और इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा दिए गए आदेशों का पालन करने का आदेश प्राधिकरण को दिया। कहा, आदेश के बावजूद याचिकाकर्ता को मुआवजा नहीं दिया गया तो याचिकाकर्ता ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अवमानना का याचिका प्राधिकरण के खिलाफ दायर की, जिसके सुनवाई में कोर्ट ने नोएडा प्राधिकरण के सीईओ रितु महेश्वरी को 2 बार कोर्ट में बुलाया, लेकिन वो नहीं पहुंच पाई। कोर्ट ने कहा है कि ये अदालत के अवमानना के दायरे में आता है। इसके बाद हाईकोर्ट ने रितु महेश्वरी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करते हुए पुलिस कस्टडी में अदालत के अंदर पेश होने का आदेश दिया था। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश डॉक्टर धनंजय वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि सामाजिक विषय के रूप में विधि का समाज से गहरा संबंध है। विधि के अंदर समाज को परिवर्तित करने की शक्ति होती है। इतिहास में विधि का प्रयोग लोगों का शोषण करने के लिए हुआ, किंतु आज विधि सामाजिक परिवर्तन का माध्यम है। न्यायाधीश चंद्रचूड़ शनिवार को विधि संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह को संबोधित कर रहे थे। युवा अधिवक्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं को पुरानी बाधाओं से बाहर निकलकर लोगों को न्याय प्रदान करने का काम करना चाहिए। एक अधिवक्ता को निडर, साहसी और सभी पूर्वाग्रहों से मुक्त होना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत में करोड़ों वाद न्यायालय में लंबित हैं। भारत में इन मुकदमों के निस्तारण के लिए विधिक प्रतिनिधित्व की कमी है। राज्य का काल केवल शक्ति प्राप्त करना नहीं है, बल्कि वो लोगों के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। विधि का सच्चा गुण ये है कि वो सभी पूर्वाग्रहों से मुक्त रहे।
न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के गौरवशाली इतिहास और महामना को याद करते हुए कहा कि इस विश्वविद्यालय की स्थापना महामना के समावेशी दर्शन तथा सहिष्णुता की भावना पर हुई तथा ये सभी को शिक्षा का समान अवसर प्रदान करता है। इस विश्वविद्यालय की महिलाओं की शिक्षा में भी अग्रणी भूमिका रही है। उन्होंने बताया कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय भारत में सबसे पहले निःशुल्क विधिक सहायता केंद्र शुरू करने वाले 6 विश्वविद्यालयों में से एक है। उन्होंने कहा कि विधि संकाय का शताब्दी वर्ष ये बताता है कि हम अपनी ऐतिहासिक उपलब्धियों पर गर्व करके नहीं बैठ सकते, बल्कि हमें किस दिशा में आगे बढ़ना है ये भी सोचना होगा। Services Authority Act was enacted by Parliament in 1987 and subsequently the National Legal Services Authority was created. Every state has its own legal services authority. Legal aid clinics and committees are attached to the Supreme Court, to the High Courts and even many district courts. तो कोर्ट्स राउंडअप में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ। India Legal presents Courts Roundup.